प्रस्तुत है कमल संदेश में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण। शीर्षक है चीर प्रासंगिक है लोक माता अहिल्याबाई की श्रेष्ठ सुरक्षा नीति। लेखक हैं साहित्यकार एवं पत्रकार श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी अटल। भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें एक नई दृष्टि मिलती है, साथ ही एक समृद्ध नवोन्मेषी दूरदृष्टि से संपन्न दिशा बोध मिलता है। भारतवर्ष के अतीत का जब हम सिंहावलोकन करते हैं तो शौर्य, पराक्रम, साहस से भरी वीरता की असंख्य गाथाएं देखने मिलती हैं। यद्यपि भारत का इतिहास कई सारे उतार चढ़ावों का रहा है। समय समय पर राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग राजवंशों का शासन रहा है। उनके मध्य राज्य को लेकर पारस्परिक संघर्ष और युद्धों का क्रम चलता रहा है, किंतु इन सब के बीच भारतीय राजवंशों में सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीयता के मूल्यों को लेकर एकात्मता से परिपूर्ण अखिल भारतीय दूर दृष्टि रही है। शूरवीर प्रतापी राजाओं के साथ साथ भारत की वीरांगना महारानियों ने भी शासन और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली, फिर एक नया इतिहास रचा। भारत की उन्हीं वीरांगना नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है लोक माता पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर। उनकी जन्मभूमि महाराष्ट्र रही, किंतु उनकी कर्मभूमि के रूप में माहेश्वर एवं इंदौर समेत समूचा भारतवर्ष रहा। देवी अहिल्याबाई इंदौर राजवंश की एक ऐसी कुशल शासक थीं जिन्होंने अपनी धर्मनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता, नीति, धर्म, न्याय, सुशासन, दूरदर्शितापूर्ण निर्णयों और कार्यों से इतिहास का एक नवीन अध्याय लिखा। वे प्रजाहितैषी, लोकमंडलकारी शासन करने, युद्ध नीति, कूटनीतिक चातुर्य, रणनीतिक कौशल में निपुण और भली भांति दक्ष थीं। त्याग, तप, वीरता, साहस और बलिदान जैसे विशेषण उनकी महिमा में कम पड़ते हैं। यद्यपि उनके शासनकाल का कालखंड 1767 से 1795 ईस्वी सन के मध्य ही था, लेकिन उनकी दूरदृष्टि आधुनिकता के तथाकथित वर्तमान मापदंडों पर भारी पड़ती है। विपरीत में परिस्थितियों और जीवन को ध्वंस में परिवर्तित कर देने वाले घटनाक्रम भी लोकमाता अहिल्याबाई को उनके ध्येय पथ से पृथक नहीं कर पाए। एक ऐसी नारी जिसके पति युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो, वैधव का महासंकट आ गया हो, पिता समान श्वशुर वृद्ध हो चले हों, राज्य पर बाह्य शत्रुओं और आंतरिक उपद्रवियों के आतंक का साया मंडरा रहा हो, उस बीच लोकमाता अहिल्याबाई भगवान शिव को राज्य समर्पित कर सिंहासन से आरूढ़ होती हैं। वे सर्वदा यही कहती थीं कि मैं भगवान शिव की आज्ञा से राज्य को संचालित कर रही हूँ। फिर उन्होंने यहाँ से सत्ता की कमान जब अपने हाथों में ली तो आजीवन एक श्रेष्ठ वीरांगना की भांति कुशल राज्य संचालन का आदर्श समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया। अपने न्यायप्रिय, धर्मप्रिय शासन संचालन से उन्होंने देश भर में ख्याति अर्जित की। उनकी धर्मनिष्ठा के चलते ही उन्हें पुण्य श्लोक अर्थात श्लोक के समान पुण्य और लोक माता देवी जैसी उपमाओं से जाना जाने लगा। किसी भी शासक के लिए जब जनता में समर्पण और विश्वास के ऐसे भाव निहित हों तो वह अपने आप में अद्वितीय होता है। अपनी अखिल भारतीय दृष्टि के साथ उन्होंने प्रजाहित, राष्ट्रहित में कार्य किए जो सर्वदा चिर स्मरणीय और अनुकरणीय है। किंतु कोई भी राज्य कैसे श्रेष्ठ राज्य बनेगा, एक सवाल या निशान है। शासन तंत्र कैसे सुव्यवस्थित ढंग से चलेगा, प्रजा में शांति हो और सब समृद्धि के रास्ते पर गतिमान रहें। इसके लिए उस राज्य की स्पष्ट और सशक्त सुरक्षा नीति का होना अनिवार्य हो जाता है। लोकमाता अहिल्याबाई अपने शासन तंत्र को सुरक्षित, अभेद्य और अपराजेय बना पाने में इसलिए सफल रहीं क्योंकि उन्होंने राज्य की बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करने के लिए प्रत्येक ऐसे कार्य किए जो आवश्यक थे। वे अपने समय से काफी आगे का विचार लेकर चल रही थीं। उनके रणनीतिक कौशल और कूटनीतिक चातुर्य से जुड़ा हुआ एक स्मरणीय महत्वपूर्ण प्रसंग है। इस प्रकार कि इधर
अहिल्याबाई क्रमशः पति, ससुर और बेटे की मृत्यु से दुखी और विचलित चल रही थीं। उधर राज्य के ही विद्रोही तत्व बाह्य शत्रुओं को आक्रमण करने का न्योता दे रहे थे। गंगोबा तात्या ने पेशवा माधवराव के चाचा रघुनाथ राव यानी कि राघोबा को माहेश्वर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अहिल्याबाई को जैसे ही गंगोबा के इस षड्यंत्र की भनक लगी, उन्होंने मन ही मन अपनी अलग रणनीति का खाका तैयार किया। उन्होंने होलकर शासन के विश्वास पात्रों में से एक सरदार बहादजी सिंधे और तुकोजी होलकर को लेकर मदद के लिए एक पत्र भेजा। वे दोनों अहिल्याबाई की सहायता के लिए माहेश्वर की ओर आने लगे। वहीं दूसरी ओर अहिल्याबाई ने राघोबा को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि वे अपने राज्य की रक्षा के लिए महिला सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार हैं। अपनी अंतिम सांस तक वे राज्य के लिए युद्ध करेंगी। किंतु राघोबा, आप महिला सेना से हार गए तो ये आपके लिए अपमानजनक होगा, चारों ओर आपका अपयश होगा। इसके बाद भी राघोबा महेश्वर पर आक्रमण करने के लिए क्षिप्रा नदी के समीप आ पहुंचे। इसी बीच तुकोजी होलकर का अहिल्याबाई के पक्ष में राघोबा को चेतावनी भरा पत्र मिला। इससे राघोबा घबरा गए और युद्ध किए बिना ही वापस लौट गए। इस प्रसंग में लोकमाता अहिल्याबाई की त्वरित निर्णयन शक्ति, दूरदर्शिता और कुशल समन्वय प्रबंधन की स्पष्ट झलक दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपने मन में जो व्यू बना रखा था, उस अनुरूप बिना युद्ध के ही उसे वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। कूटनीतिक के चातुर्य का एक रणनीतिक कौशल अपने आप में विरला था। अहिल्याबाई ने उस समय महिलाओं को सैन्य सेवा से जोड़ा, जब इसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने महिलाओं की सभी क्षेत्रों की भांति सुरक्षा के क्षेत्र में भी भागीदारी सुनिश्चित करने का भागीरथ कार्य किया। उन्होंने महिलाओं की सेना तैयार की, उनके सैन्य प्रशिक्षण के समुचित प्रबंध किए। महिलाओं को उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, युद्ध कौशल रणनीति बनाने में पारंगत किया, ताकि किसी भी स्थिति परिस्थिति में पुरुष सैनिक की भांति महिला भी युद्ध में आगे आ सकें। इसी प्रकार अपनी सेना को आधुनिक बनाने और हथियार में आत्मनिर्भर बनाने, अपनी तकनीक के साथ हथियार निर्माण की भी महत्वपूर्ण पहल की। 17वीं और 18वीं सदी के मध्य में अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने अपनी सेना के लिए छोटी, बड़ी और मध्यम आकार की तोपें तैयार करवाईं। तोप के गोले और बंदूकों के गोले आदि का बारीकी के साथ निर्माण करवाया। इसके साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई ने विशेष प्रकार के धनुष, तीर, भाले, ढाल और तत्कालीन समय की आवश्यकता अनुसार उत्कृष्ट युद्ध सामग्रियों का भी निर्माण करवाया। उन्होंने सेना को समय के साथ क्रियाशील और आधुनिक बनाने पर विशेष बल दिया। इतना ही नहीं, अहिल्याबाई अपनी सेना का विशेष ध्यान रखा करती थीं। माता के समान प्रजा पालन करने वाली अहिल्याबाई सैनिकों के सुख दुख और उनकी उन्नति का भरसक प्रयत्न किया करती थीं। इसी कड़ी में वे शौर्यपूर्ण काम करने वाले राज्य के कर्मठ स्वामी भक्त सैनिकों का सार्वजनिक तौर पर सम्मान किया करती थीं। उत्कृष्ट और विशेष सेवाएं देने वाले सैनिकों को पुरस्कृत कर सेना का मनोबल बढ़ाती थीं। इससे सैनिकों में अपने कार्य के प्रति स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वमेव निर्मित हो जाती थी। एक उत्कृष्ट शासक प्रशासक का उत्कृष्ट गुण भी यही होता है कि वह प्रत्येक समय, परिस्थिति और घटनाक्रम को अपने पक्ष में करने में कुशल और पारंगत हों। अहिल्याबाई इस मामले में सिद्धहस्त ही थीं। उनकी विरली दृष्टि का कोई सानी नहीं था। वे राज्य को बाह्य आक्रमणों और आंतरिक उपद्रवों से बचाने की रणनीति बनाने में कुशल और प्रवीण थीं। जहां उन्होंने सेना को सशक्त, सर्वसमर्थ और आत्मनिर्भर बनाने की विशेष कार्य किया, वहीं दूसरी ओर आंतरिक उपद्रवों और समस्याओं के हल के लिए अपनी मौलिक सोच को परिणाम में परिवर्तित करने में असफल हुईं। उनके शासनकाल से जुड़ा हुआ दूसरा प्रसंग है कि भील जनजाति के उस समय के हिंसा और लूटपाट करने वाले लोग लूटपाट किया करते थे। इससे राज्य संचालन में काफी बाधाएं आती थीं। प्रजा में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अतएव इस समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए अहिल्याबाई ने एक अनूठी पहल की। उन्होंने भील जनजाति के लोगों को समझाया व सुझाव दिया और उन्हें
कृषि और अन्य व्यवसायों से जोड़कर मुख्य धारा में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी प्रकार से उन्होंने राज्य में चोर डाकुओं के आतंक से मुक्ति पाने के लिए एक विशेष लोकमाता अहिल्याबाई ने घोषणा की। जो व्यक्ति राज्य के डाकुओं को समाप्त कर देगा, उससे वे अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह कर देंगी। उनकी घोषणा के बाद उनके ही राज्य के एक वीर प्रतापी यशवंतराव फणसे ने ये कार्य कर दिखाया। फिर अहिल्याबाई ने अपना वचन निभाते हुए यशवंतराव फणसे और मुक्ताबाई का विवाह संपन्न कराया। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों से यही संदेश मिलता है कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ राज्य की सुरक्षा के लिए विधिक मौलिक उपाय किए। नवाचारों के साथ राज्य की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित की। राज्य के सुख, शांति और समृद्धि को रोकने वाले यदि कोई अवरोध आए तो उन्होंने उन अवरोधों का शमन किया। नवीन पथ की ओर कदम बढ़ाए और प्रजा को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान किया। किसी भी राज्य की सुरक्षा नीति के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम होता है, वह ये कि पड़ोसी और अन्य राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध हों। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने शासन के पुराने सहयोगियों के साथ साथ लगभग सभी पड़ोसी राज्यों से मधुर संबंध बना लिए थे। देश भर के विभिन्न राज्यों में देवी अहिल्याबाई की विशिष्ट कार्यशैली के चलते उनका विशेष सम्मान हुआ करता था। ये उनकी उसी दूरदर्शी सोच का सुफल था कि उनके राज्य की चहुं ओर कीर्ति रही। स्वराज और स्व आधारित उनके उत्कृष्ट शासन की गूंज चारों ओर गुंजित होती रही। 13 अगस्त 1795 ईस्वी सन को लोकमाता ने अपने देवी स्वरूप की दिव्य देह का त्याग कर महाप्रस्थान की अनंत यात्रा पर निकल गईं। किंतु उन्होंने अपने विराट, सर्वदा अनुकरणीय व्यक्तित्व और कृतित्व के शासन संचालन और उत्कृष्ट समाज की संरचना के आदर्श सौंपे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारतीय समाज की नारी का आदर्श क्या होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी बतलाया कि भारत की नारी शक्ति जब अपने संकल्पों को साकार करती है तो वह लोक में पुण्य श्लोक और देवी के रूप में पूजी जाती है। उनके कार्य और विचार भारत के रग रग में तब तक प्रवाहित होते रहेंगे जब तक भारत का अस्तित्व है। उनकी सुरक्षा नीति से लेकर विविध क्षेत्रों में उनके द्वारा संपन्न कार्य वर्तमान ही नहीं बल्कि भावी भारत को गढ़ने का अमृत संदेश देते हैं। लोकमाता अहिल्याबाई का युगबोध, दिशाबोध के दर्शन नव चैतन्यता का सूत्रपात करते हैं और विश्व गुरु भारत के मूल अधिष्ठान की ओर बढ़ने का पथ प्रशस्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कमल संदेश में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण।